जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के 83 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के बाद इंडिया अब इन एयरक्राफ्ट को और घातक बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इवन एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस कंपोनेंटों को बढ़ाने के लिए हाल ही में बताया गया है कि इनमें से लगभग आधा एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस मेड उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को भारत के उत्तम रडार को लेके हाल ही में आए अपडेट के बारे में बताऊंगा और कैसे इन एयरक्राफ्टों को कितने संख्या के तेजस एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रशिया की तरफ से इंडियन नेवी को ऑफर किया गया एक नया और आधुनिक फ्रिगेट के बारे में बताऊंगा, जिसे लेके रशिया अब चाहता है कि भारत ऐसे फ्रिगेटों को अपने बेड़े में शामिल करे। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अब टोटल 123 तेजस एयरक्राफ्टों में से 51% एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को लगाया जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों के जो पहले बैच में इजरायली मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडारों को लगाया जा रहा है, उसे रिप्लेस उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे 123 तेजस एयरक्राफ्टों के बात इसीलिए कहा क्योंकि मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो 83 तेजस एयरक्राफ्टों के ऊपर समझौता इस महीने के शुरुआती समय में हुआ, उससे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए भी एक समझौता हुआ था, जिसमें से एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा स्क्वाड्रन का भी तैयारी किया जा रहा है। इन मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जहाँ पे मैकेनिकल रडार का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे इन रडारों को भी रिप्लेस उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार द्वारा किया जाएगा। मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार इस्तेमाल किया जाएगा और संभावित इसके पहले बैच के कुछ एयरक्राफ्टों में इजरायली मेड एल्टा ELM 2052 रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि आखिर के एयरक्राफ्टों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार होगा। हाल ही में DRDO के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडारों को तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में से 21वां एयरक्राफ्टों में लगाया जाएगा। मतलब दोस्तों, ये जो 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, उनमें से आखिर के 63 एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस रडार का इस्तेमाल होगा। इससे पहले 2019 में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्टों में बताया गया था कि किस तरीके से उत्तम रडारों के डेवलपमेंट को किया जा रहा है और कैसे इसका फ्यूचर प्लान है और कौन कौन सा फाइटर एयरक्राफ्टों में इन रडारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन हाल ही में कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि संभावित इन रडारों को सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस कंपोनेंटों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल करने का बात पहले भी कहा जा चुका है। इवन इस तरीके के इंडिजिनियस इक्विपमेंटों को एयरक्राफ्टों में लाने के बाद एयरक्राफ्टों के जो इंडिजिनियस कंपोनेंट है के मजबूतीकरण किया जा रहा है, वो भी और मजबूत होगा। फिलहाल तेजस एयरक्राफ्टों में 52% इंडिजिनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे आने वाले समय में बढ़ा के 62 से 65% करने के लिए भी इरादा किया जा रहा है। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों में 21वां एयरक्राफ्ट से उत्तम रडारों का इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर मोहर ये बात भी लगा रहा है कि इंडिया द्वारा सिर्फ 20 इजरायली एल्टा ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का ऑर्डर प्लेस किया गया है। दोस्तों, उत्तम रडारों को DRDO के बेंगलुरु में स्थित इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट AESA रडार है, जो हवा में एक साथ मल्टीपल टारगेटों को ट्रैक और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर के साथ उसका रिकॉग्निशन कर सकता है। फिलहाल 2 तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप वर्जन LSP2 और LSP3 में ऐसे रडारों को फिट किया गया है और अब तक इन रडारों का करीबन 230 घंटा फ्लाइंग टेस्ट भी किया जा चुका है, जिनमें से 30 घंटा तेजस एयरक्राफ्टों में है। दोस्तों, इंडिजिनियस इन रडारों को स्टेट ऑफ द आर्ट और मल्टी मोड रडार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र तीनों ही डायमेंशन में काम कर सकता है। दोस्तों, इन रडारों को सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक रडार भी कहा जाता है, जिनमें गैलियम आर्सेनेट का इस्तेमाल किया गया है। रेंज के मामले में कहा जाता है कि ये करीबन 150 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि 2 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टों को, मतलब छोटे आकार के ऑब्जेक्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को करीबन 90 किलोमीटर दूर से ये ट्रैक कर सकता है। इवन 100 से अधिक टारगेटों को एक साथ ट्रैक करने का क्षमता वाला ये दुनिया के घातक तरीन रडारों में से एक है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं रशिया के आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में, जिसे रशिया भारत को बेचना चाहता है। दोस्तों, आप लोगों को प्रोजेक्ट 11356 एडमिरल गॉस्कॉफ क्लास के जहाज के बारे में तो पता ही होगा। ये वही जहाज है जिसे स्टेल्थ फ्रिगेट या तलवार क्लास के जहाज के रूप में भारत द्वारा रशिया से खरीदा जा रहा है। ऐसे टोटल 4 जहाज भारत खरीद रहा है, जिनमें से 2 जहाज रशिया में बन के भारत को मिलेगा, जबकि बाकी के 2 जहाज भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रशिया के मदद से बनेगा। दोस्तों, रशिया में जो जहाज बनना था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, पर क्या आप लोगों को पता है कि रशिया से जो 2 जहाज बन के भारत को मिल रहा है, ये असल में रशियन नेवी के लिए ही बनाया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार रशिया अपने बजट को सेव करने में सफल हुआ, जब भारत द्वारा रशिया के ऐसे जहाजों को परचेज करने का बात कहा गया। और दोस्तों, रशिया को फिर से एक बार अपना इस क्लास के 6ठा जहाज को लेके भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो मुश्किल था, ये असल में जहाज में इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेकर था। एडमिरल गोशकॉव प्रोजेक्ट के तहत रशिया द्वारा टोटल 6 ऐसे जहाजों को निर्माण करना था जिनमें रशियन हथियार और यूक्रेनियन इंजनों का इस्तेमाल होना था। पर 2015 में क्राइमिया क्राइसिस के बाद यूक्रेन की तरफ से इंजनों के सप्लाई के समझौते को रद्द कर दिया गया और रशिया के जहाजों के लिए इंजन सप्लाई करने से मना कर दिया गया। दोस्तों ऐसे टोटल 3 जहाज ऑलरेडी रशियन नेवी में शामिल है जो क्राइमिया क्राइसिस से पहले ही बन चुका था। पर क्राइसिस शुरू होने के बाद बाकी के 3 जहाजों के ऊपर एक तरीके से फुल स्टॉप लग गया। दोस्तों उस दरमियान 2 जहाजों के काम लगभग खत्म हो चुका था और रशिया को ये मुश्किलों का सामना था कि ऐसे वक्त में अगर यूक्रेन के साथ समझौता टूटा है तो रशिया द्वारा इस जहाजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पैसे का खर्चा किया गया वो किस तरीके से रिकवर किया जाए। दोस्तों भारत द्वारा तब रशिया के प्रस्ताव को मानते हुए इन जहाजों को परचेस करने का बात कहा गया और यूक्रेन द्वारा फिर से समझौते को बहाल करते हुए भारत को इंजन सप्लाई करने पे सहमति भरा गया। पर प्रोजेक्ट के छठा जहाज को लेके अब फिर से रशिया को सेम मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में तास न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया के यंतर शिपयार्ड जो इन जहाजों का निर्माण कर रहा है वो छठा जहाज का भी हल का कंस्ट्रक्शन कर चुका है। मतलब एडमिरल कोरिनलोव नामक जहाज फिलहाल समुद्र में तैर तो रहा है लेकिन इसमें यूक्रेनियन मेड इंजन नहीं है। यंतर शिपयार्ड की तरफ से रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को यह भी बताया गया कि जहाज के हल कंस्ट्रक्शन होने के बाद बाकी हिस्से के ऊपर भी काम शुरू किया जाए क्योंकि ऐसे जहाज भारत परचेस कर सकता है। दोस्तों 2 जहाज जो भारत द्वारा परचेस किया गया उसमें भारत की तरफ से शर्त ये रखा गया था कि और 2 जहाज भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाएगा। ऐसे में देखना अब ये भी है कि रशिया छठा जहाज को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ता है। रशियन शिपयार्डों का मानना यह है कि इन जहाजों के जितना हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसके बाद इसे एवेंडन करना इकोनॉमिकली बहुत बड़ा चैलेंज होगा और कंप्लीट करके भारत को सप्लाई करना रशिया को इस चैलेंज से निकालने में मदद करेगा। दोस्तों एडमिरल गोशकॉव क्लास के ये जो जहाज है ये एक आधुनिक स्टेल्थ डिजाइन के फ्यूचरिस्टिक जहाज है जिसमें कई तरीके के आधुनिक रशियन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल रशिया में कंस्ट्रक्टेड जहाजों में हथियार के रूप में 100 मिलीमीटर के A190 नेवल गन का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि इसके अलावा 4 के 2 मतलब टोटल 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जिनके द्वारा कैलिवर सबसोनिक मिसाइल, ओनिक सुपरसोनिक मिसाइल और जर्कॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। भारत के वर्जन में जहाँ पे 8 ब्रह्मोस मिसाइल रहेगा वहीं पे इसके अलावा एयर डिफेंस में इन जहाजों में 24 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसके द्वारा अलग अलग तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन के मिसाइलों को तबाह करने के लिए इन जहाजों में 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 8 इग्ला एस या फिर वर्वा मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जबकि इसके अलावा डबल ट्यूब के 2 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो और एक RVU 6000 रॉकेट लॉन्चर भी है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया में इंडियन नेवी के लिए जो 2 जहाज बन रहा है उनमें से पहले जहाज का लॉन्चिंग 5 मार्च 2016 को हुआ जबकि दूसरे जहाज का लॉन्चिंग 16 नवंबर 2017 को हुआ। इन दोनों जहाजों को ही संभावित रशिया द्वारा 2022 तक इंडियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा जबकि इसका जो बाकी के 2 जहाज इंडिया में बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और संभावित 2024 से 2026 के अंदर इन दोनों जहाजों को इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।